दोस्तों, वंदे मातरम। जनसंख्या जनसंख्या पॉपुलेशन एक ऐसा विषय है जिसके के ऊपर हमारे देश में अभी हाल के कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है और साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की भी बात चल रही है। ऐसे में फिर ये बात भी निकल कर सामने आ जाती है ओवैसी जैसे लोगों के द्वारा कि भाई क्या जाति के कारण आप मतलब किसी एक धर्म या समुदाय के कारण आप ये पॉपुलेशन का बिल लाने की सोच रहे हो। क्योंकि इन लोगों की बातें से तो यही लगता है कि भाई मुस्लिमों को टारगेट किए जाने के लिए पॉपुलेशन बिल लाने की बात की जा रही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रिसोर्सेज हमारी सरकार आवंटित नहीं कर सकती, या यूँ कहें उतने रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है कि आगे आने वाले समय में अगर जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो हम उनको पर्याप्त तरीके से सभी को दे पाएँ। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। साथ साथ लोगों को ये भी समझना होगा कि जब आपके घर में 8 बच्चे होते हैं तो आप 8 बच्चों की परवरिश एक जैसी नहीं कर सकते, या यूँ कहें एक जैसी करना चाहें भी तो कोई किसी को भी कुछ अच्छा नहीं दे सकते। ऐसे में जब आपके घर में 1 या 2 बच्चे होते तो आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। क्या कुछ है इस पूरी बात का समीकरण और किन समुदायों की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा घट रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल के प्रयास सफलतापूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। देखिए, 2023 में भारत बनेगा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, ये यूएन ने कह दिया है। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा गया कि हाल फिलहाल की अगर बात करें तो चाइना की आबादी है 142 करोड़ और भारत की आबादी है उससे ठीक 1 करोड़ का मतलब 141 करोड़। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। 2050 की बात करें तो भारत की संभावित आबादी होगी 166 करोड़ और चीन की संभावित आबादी होगी 131 करोड़, मतलब पहले से कुछ कम। प्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2021 में मुस्लिमों की भारत में आबादी करीब 21 करोड़ थी, जो 2030 तक बढ़कर 23 करोड़ हो जाएगी। यानी इन 8 सालों के दौरान मुस्लिमों की पॉपुलेशन ग्रोथ करीब 10% रही। वहीं भारत की आबादी इस समय बढ़कर 150 करोड़ तक होने के अनुमान है। स्टैटिस्टा के मुताबिक 1948 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, 2020 में देश की आबादी बढ़कर 138 करोड़ हो गई। इस तरह देखा जाए तो 72 सालों में देश की आबादी 103 करोड़ हो चुकी है। अब देश भर में सरकारी संस्थानों द्वारा आबादी की गिनती 2011 में आखिरी बार हुई थी, इसलिए इसे अंतिम सेंसस भी कहा जाता है। अब इसी सेंसस के आधार पर किए गए धर्म में कितनी आबादी बढ़ी या घटी तो उसको समझने की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं इस टेबल में कि हिंदुओं की आबादी की अगर हम बात करें तो 1951 में वो 84% थे, 2011 में वो 78% है टोटल आबादी के, मतलब करीब 5.6% के करीब इनकी आबादी जनसंख्या में घटी। और सबसे ज़्यादा बढ़ने की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर नाम आता है मुस्लिमों का, जिनकी आबादी करीब 4.5% के करीब बढ़ी है। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82 करोड़ और मुस्लिमों की आबादी 13 करोड़ थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ और जबकि मुस्लिमों की आबादी 17 करोड़ है। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 24% की रफ्तार से जबकि हिंदुओं की 16.5% की रफ्तार से बढ़ी है। इस तरह भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 2001 में 13% थी, जो कि 10 साल बाद बढ़कर अब 14% हो चुकी है। वहीं इस एक दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में आबादी 80% से घटकर 79% रह गई। यहाँ इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पसमानद मतलब जो पिछड़ा हुआ है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे। इसी एक बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि तेजी से आबादी का बढ़ना सीधे सीधे धर्म से जुड़ा नहीं बल्कि इसका सामाजिक आर्थिक हालात से ज़्यादा लेना देना है। इस तर्क को आदिवासियों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। साल 1951 में 2011 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या भी तेजी रफ्तार से 5.5% से बढ़कर 8.5% हो गई थी। प्रजनन दर का सीधे संबंध धर्म से नहीं होता, ये हमको समझना पड़ेगा, बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। अब तक हमने जो बातें समझी हैं उसमें सीधे तौर पर ये समझ में आया कि जनसंख्या कैसे बढ़ी है, लेकिन अब ये समझना होगा कि कैसे 1990 के बाद जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिला था। मतलब ये ट्रेंड सीधे तौर पर आपको बताएगा कि कहाँ पर चीज़ें जा रही हैं। दरअसल भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2015 में हर मुस्लिम महिला के औसतन 2.6 बच्चे थे। वहीं हिंदू महिला के बच्चों की संख्या औसतन 2.1 थी। सबसे कम फर्टिलिटी रेट जैन समूह की पाई गई। जैन महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 1.2 थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा 4.5 थी। दूसरे नंबर पर हिंदू थे 3.5 के साथ। फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार जनसंख्या दर में कमी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आई है, जो 1990 से के पहले तक हिंदुओं से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। वहीं जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, वहाँ भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे ही है। इसमें यूपी अपवाद है, जहाँ ये दर 2.4 है। इसके अलावा देश में सार्वजनिक 3 फर्टिलिटी रेट बिहार में है, मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और राजस्थान में 2.1 है।
अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के बाकी देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जानने के लिए वर्ल्ड बैंक के डेटा से एनालिसिस किया गया। इसमें पता चला कि सऊदी अरब में 33% की रफ्तार से जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच बढ़ी। वहीं नाइजीरिया में 29.82 और पाकिस्तान में 25% की दर से जनसंख्या एक दशक में बढ़ी। इसके अलावा भारत में मुस्लिमों की आबादी इस एक दशक में 24% की रफ्तार से बढ़ी। मतलब इतनी बातें काफ़ी हैं समझने के लिए कि भाई जनसंख्या जो है एक धर्म विशेष के कारण नहीं बल्कि अल्पज्ञान के कारण ज़्यादा बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।